Good morning, students. B.Ed second year स्पेशल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत हम लोग सूचना सेवाओं के बारे में समझ रहे थे, देख रहे थे कि सूचना सेवाओं में निर्देशन कार्य के लिए सूचना सेवाएं किस तरह से कार्य अनिवार्य है या कारगर होती हैं। तो कल हम लोगों ने सूचना सेवाओं को समझा था कि उसका अर्थ क्या हो, फिर हमने उसके प्रकार प्रारंभ किए थे जिसमें हम 2 प्रकारों को देख चुके थे। इसके 2 प्रकार हम देख चुके थे, शैक्षिक और दूसरा था हमारा व्यवसाय। ठीक है, अब आज जो हम देखने वाले हैं इसके प्रकार में वो है व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत रूप से निर्देशन सेवाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं या इनकी क्या आवश्यक किस तरह से ये क्रियाशील उपयोग में लाई जाती है। तो इस व्यक्तिगत रूप में अगर जब हम बात करते हैं तो रुचियों के बारे में सूचना है। पहली चीज जो आती है वो है व्यक्ति की रुचियों के बारे में समझ। ठीक है ना, यहाँ पर जो सबसे पहली चीज जो आती है व्यक्तिगत रूप से, एक व्यक्ति को अपनी स्वयं की रुचियों की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ ये बात उठती है कि एक व्यक्ति अपनी रुचि किस प्रकार की रुचि उसमें विद्यमान है, वो किसमें रुचि रखता है, इस चीज को समझने के लिए निर्देशन व्यक्तिगत रूप से उसे निर्देशन प्रदान किया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति को अपनी रुचि, क्योंकि कई बार होता है कि बालक की एक्चुअल रुचि ना नहीं होती है और वो अपने मित्र साथियों के साथ में मिलकर उनके इन्फ्लुएंस में आकर या उनके साथ रहकर उसमें भी उसको ऐसा लगता है कि मुझमें भी इस प्रकार इसका रुचि। जैसे एक बालक है जिसको लेखन का बहुत शौक है, बहुत अच्छी उसकी रुचि है, लेकिन उसके मित्र को गायन का बहुत शौक है, वो बहुत उसकी रुचि संगीत में, गाने में है, नृत्य में है, तो उसको उसके साथ रहते हैं तो उसे भी लगता है कि मेरी हॉबी भी या मेरी रुचि भी गायन या नृत्य के अंदर है, डांस में है। लेकिन उसकी रुचि अलग होती है, उसका इंटरेस्ट लेखन में है। तो व्यक्तिगत निर्देशन के माध्यम से बालकों की रुचि को कैसे पहचानना है इसका निर्देशन प्रदान किया जाता है। अगली बात इसमें है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है मित्र व उनसे संबंध की सूचना। मित्र तथा उनसे संबंध की सूचना। ठीक है ना, मित्र तथा उनसे संबंध की सूचना, यानी कि उसको किस तरह के मित्र बनाने चाहिए, जो कौन सा मित्र उसके लिए लाभकारी इन सेंस उसके विकास में सहयोगी है, कौन सा मित्र है जो कि उसके विकास में बाधा उत्पन्न करने वाला है, उसके व्यक्तित्व के लिए वो एक प्रकार से कहा जाए कि हम आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो व्यक्तित्व के लिए ग्राउंड है, अर्थात उसके व्यक्तित्व विकास में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित करता है। यानी कि वास्तविक असली सच्चा वास्तविक मित्र कौन सा है इसे समझना और किस तरह के मित्र उसे बनाने चाहिए, क्योंकि ये बात स्पष्ट है कि मित्रता उन्हीं लोगों से होती है जिनसे आपका नेचर यानी कि आपके व्यक्तित्व के गुण मिलते हों। जिनके गुण आपस में नहीं मिलते हैं या उनमें कुछ समानताएं नहीं होती हैं तो उनसे ऐसे भिन्न जो गुण वाले व्यक्ति है या व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं उनसे उनकी मित्रता नहीं हो पाती। इसीलिए व्यक्ति को अपने को समझना और फिर उन्हीं के आधार पर किस तरह के मित्र उसे बनाने चाहिए, मित्र को कैसे पहचाना जाए, मित्रों से संबंध कैसे स्थापित किए जाए। क्योंकि कहने का मतलब ये नहीं है कि जिनसे आपके विचार नहीं मिलते उनसे मित्रता ना रखें, नहीं,
मित्रता सबसे होनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर पहले तो मित्र को पहचानना कि कैसे मित्र होने चाहिए और कैसे बनाने चाहिए। दूसरा, भिन्न व्यक्तित्व वाले, भिन्न विचारधाराओं वालों से भी किस तरह के संबंध, मित्रता पूर्ण कैसे संबंध स्थापित करने चाहिए, इसके लिए व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान किया जाता है। अगली बात इसके अंतर्गत जो आती है वो आती है स्वास्थ्य संबंधी। स्वास्थ्य संबंधी यानी कि एक व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है उस चीज को देखते हुए, यानी कि उसे अपने स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार के प्रयास करने चाहिए, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ, अपने शरीर को, अपने मन, शरीर, विचार सबको स्वस्थ रखने के लिए केवल शारीरिक स्वस्थता से ही यहाँ संबंध नहीं होता है। स्वास्थ्य से संबंध उसका मानसिक, व्यवहार, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य इसमें सम्मिलित होते हैं। तो स्वास्थ्य, एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण, स्वस्थ शरीर का निर्माण बालक किस प्रकार से कर सकता है, किन सावधानियों का उसे ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए निर्देशन दिया जाता है। अगली बात इसके अंदर पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन यानी कि एक परिवार क्या होता है, परिवार में किस तरह के संबंध होते हैं, परिवार को किस तरह से, एक व्यक्ति को अपने परिवार के विकास के लिए किस तरह से सहयोग करना चाहिए। कहने का मतलब है कि परिवार क्या है और परिवार में व्यक्ति को किस तरह का जीवन जीना चाहिए, पारिवारिक मूल्य क्या होते हैं, उसके नीति नियम क्या होते हैं, उसकी एक परिवार की अपनी संस्कृति सभ्यता क्या होती है, इन चीज़ों का के लिए बालक को निर्देशन दिए जाते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि परिवार की कुछ परंपराएं होती हैं जिनको बालक स्वीकार नहीं करता या उसे वे उचित नहीं जान पड़ती है, जिसकी वजह से वो विरोध करता है और परिवार के लोगों की आलोचना का भागी बनता है। तो ऐसे में ये बात स्पष्ट, तो ऐसे में एक व्यक्तिगत निर्देशन की प्रक्रिया के माध्यम से उसे परिवार के उन मूल्यों के साथ में किस तरह से समायोजन करना है, परिवार वालों को उसके विचारों के साथ किस तरह से समायोजित करना है, इसके लिए निर्देशन प्रदान किया जाता है। फिर है परंपरा, परंपराओं, रीति रिवाज, धर्म आदि। यानी कि परंपरा, रीति रिवाज, धर्म आदि, क्योंकि ये वर्तमान बच्चों के लिए इन सबको पारंपरिक दृष्टि से अपनाना सरल नहीं होता है, इसीलिए ये आवश्यक होता है कि व्यक्ति अपनी परंपरा, रीति रिवाज, मान्यताओं के साथ में किस तरह से समायोजन करे। अगली बात इसके अंतर्गत जो आती है वह आती है परिचितों के द्वारा प्राप्त सूचनाएं। यानी कि परिचितों के द्वारा उस बालक के संबंध में क्या विचार रखते हैं, परिचित बालक के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, उसकी किस व्यक्तित्व की किस विशेषता या गुण के बारे में उनकी क्या राय है, इन सबको जानना और उसके अनुकूल बालक को निर्देशन प्रदान करना व्यक्तिगत निर्देशन का कार्य है। यानी कि ये व्यक्तिगत निर्देशन में हम बालक को विभिन्न प्रकार से निर्देशन प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट आता है वो है सूचना सेवा का उद्देश्य। उद्देश्य क्योंकि हर चीज बिना उद्देश्य के संभव नहीं है, इसीलिए उद्देश्य कैसे हो सकते हैं इसलिए। तो सूचना साधनों का मूल्यांकन में सहायता, सूचना साधनों
का मूल्यांकन में सहायता। सूचना साधनों के मूल्यांकन में सहायता, जो कि जो सूचना साधन है, जितने संसाधन हैं हमारे पास, उसके द्वारा मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है या मूल्यांकन में किस प्रकार से सहयोग होता है। इसी यानी कि एक तरह से देखा जाए तो सूचना सेवाओं के द्वारा मूल्यांकन, क्योंकि जो सोर्सेज हम बात करते हैं कि हम बालक को अमुक सोर्स के माध्यम से अमुक सोर्स के माध्यम से सही सूचनाएं प्रदान कर रहे हैं, तो उनका भी मूल्यांकन हो सकता है कि अगर बालक का विकास के लिए आगे बढ़ता है तो वो सोर्स अच्छे हैं, अगर कहीं बाधा उपस्थित हो रही तो वहाँ पर सुधार की आवश्यकता होती है। अर्थात इन संसाधनों का मूल्यांकन किया जाना के उद्देश्य से है। अगला है निर्देशन प्रक्रिया वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ स्वरूप प्रदान करना। वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ स्वरूप प्रदान करना। निर्देशन कार्य में वैज्ञानिकता तथा वस्तुनिष्ठता का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक निर्देशन कार्य को सही ढंग से प्रभावी, आकर्षक या यूँ कहा जाए कि उत्पादक, सकारात्मक उत्पादक के रूप में स्वरूप प्रदान करने के लिए, या जिसे पॉजिटिव रिजल्ट्स जिनसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ स्वरूप का होना बहुत अनिवार्य है। वैज्ञानिकता का इसीलिए क्योंकि एक क्रमबद्धता, नियमानुसार, सिद्धांत और कहना चाहिए कि निष्कर्षात्मक रूप से हम किसी चीज़ पर नतीजे पर पहुंचते हैं। फिर वस्तुनिष्ठता, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फैलाकर अगर कोई कार्य करते हैं तो उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक छोटे छोटे रूप में किस प्रकार से हर कार्य को, हर गतिविधि को या हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसीलिए सूचना सेवाओं का जो दूसरा उद्देश्य है वह है वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ स्वरूप निर्देशन प्रक्रिया को प्रदान करना। अगला है इसका उद्देश्य, वो है एक ही स्थान पर व्यावसायिक सूचनाएं प्रदान करना। एक ही स्थान पर व्यावसायिक सूचनाएं प्रदान करना। यानी कि एक ही स्थान पर, ऐसा नहीं है कि एक सूचना के लिए हम उस कार्यालय में जाना है, दूसरी सूचना के लिए हमको उस फाइल के अंदर जाना है, फाइल के अंदर ढूंढना है, ऐसा नहीं। एक ही स्थान पर किस तरह से हम एक ही जगह पर समस्त सूचनाएं आसानी से उपलब्ध हो जाए, तभी वह प्रभावी निर्देशन होगा। अन्यथा वो निर्देशन कतई प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि टुकड़ों में अलग अलग जगह से अलग अलग सूचनाओं को निकाल कर, एक तो उसमें धन अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगा, श्रम अधिक लगेगा। ऐसे में जो प्रभाव आना पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता। इसीलिए आवश्यक है कि एक ही स्थान पर समस्त सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो जाए, इसलिए सूचना सेवाओं का उपयोग किया जाता है। अगली बात आती है विशेषज्ञों तथा कार्यकर्ताओं की सहायता करना। विशेषज्ञों तथा कार्यकर्ताओं की सहायता करना। ठीक है ना। विशेषज्ञ तथा कार्यकर्ताओं की सहायता करना, क्योंकि इसमें जो भी इसमें कार्य कर रहे हैं
उनको भी एक तरह से कहा जाए कि अपनी निर्देशन की प्रक्रिया की रूपरेखा को तैयार करना हो, चाहे बालक के साथ में अंतःक्रिया स्थापित करनी हो, उनको निर्देशन कार्य करना हो, जो भी है उनमें उन्हें सहयोग प्रदान करना, जिससे कि जितनी भी सूचनाएं हैं वो एक जगह प्राप्त होती हैं। फिर एक प्रभावी ब्लूप्रिंट, प्रभावी योजना बनाने में उन्हें सहयोग प्राप्त होता है। इसीलिए सूचना सेवाओं का जो उद्देश्य है वह है विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं को सहयोग प्रदान करना, जिससे कि एक निर्देशन कार्य को प्रभावी बनाया जा सके या उपयोगी बनाया जा सके। अगली बात आती है इसमें विश्वसनीय तथा शुद्ध सूचना। विश्वसनीय तथा शुद्ध सूचनाएं, ठीक है ना, ऐसी सूचनाएं जिन पर कि विश्वास किया जा सकता हो, यानी कि जिन पर सभी विश्वास कर सकें, और शुद्ध यानी कि सत्य सूचनाएं हों, उनमें कुछ भी असत्य ना हो। अगला उद्देश्य है, क्योंकि सत्य और विश्वसनीय जब होगा सूचना, तभी उस वह निर्देशन के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। इसलिए अनिवार्य है कि जो सूचना सेवाओं का जो उद्देश्य है वह निर्देशन कार्य को विश्वसनीय और सत्य रूप प्रदान करना। अगला है विद्यार्थियों की सहायता। विद्यार्थियों की सहायता निश्चित है कि निर्देशन कार्यों में विद्यार्थियों को, चाहे शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित हो, उनके अपने व्यक्तिगत समस्याएं हैं, किसी विषय विशेष में कोई व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या है, तो इन सब के निवारण के लिए सूचना सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और फिर अंतिम बात तो आती है इसमें सूचनाओं को उनकी प्रकृति अनुसार वर्गीकृत करना। प्रकृति अनुसार वर्गीकृत करना, ठीक है ना, प्रकृति अनुसार वर्गीकृत करना कि जो सूचनाएं जिस प्रकृति की हैं, जिस विषय से संबंधित हैं, जिस प्रकार की हैं, उसी के अनुसार उनको अलग अलग भागों में विभाजित करना, बांटना इसका उद्देश्य है। यानी कि हम इस आधार पर ये जान सकते हैं कि सूचना सेवाओं का उद्देश्य जो है वो एक प्रभावी निर्देशन को प्रभावी और उपयोगी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, अब इसमें अगला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमारी बात को यहीं समाप्त करते हैं और उस आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि